नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। कहा जाता है कि सत्ता की चाबी हथियानी है तो यूपी के गलियारों से गुजरना जरूरी है। यूपी की 80 सीटों को जीतने के लिए एक तरफ कांग्रेस गठबंधन कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी सहयोगियों के साथ कड़ी रणनीति और प्रदेश में किए कामों को लेकर जीत का दम भर रही है। देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करता है। इसी को लेकर पेश है हमारा एक खास प्रोग्राम, यूपी की यारी किस पर और कितनी भारी। नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। और यही वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए तुम्हें नौकरी देना नहीं। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। राजनीति में जीत के लिए गठबंधन एक ऐसा दाव है जो फिट हो जाए तो जीत पक्की जैसी लगती है, लेकिन गठबंधन ना हो तो फिर बात बिगड़ भी सकती है, जहां सहयोगी ही पाला बदल लेते हैं। हम किस पर ये बात कह रहे हैं समझ तो रहे होंगे आप। देखिए, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते हैं लोग एक बुरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आने वाला। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय मथुरा वासियों के साथ रहेंगे। तो चलिए चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अक्षय जी, बहुत स्वागत आपका। निपुण जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत। कीर्ति निधि पांडे सपा से हमारे साथ में मेहमान जुड़ी हुई हैं, और आर.के. मिश्रा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप चारों ही लोगों का बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ सीधा सवाल बीजेपी के सामने। आर.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या लगता है ये गठबंधन क्या भारी पड़ जाएगा बीजेपी की रणनीति पर? क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि गठबंधन हो ना पाए, और अगर गठबंधन ना होता तो बीजेपी को तय तौर पर इसका फायदा होता जरूर। पूजा जी, देखिए यहाँ पर जो राजनीति के जो असल जानकार, ये कभी भी, जैसे आपने एक शीर्षक दिया है यहाँ पर गठबंधन भारी की बात कही, हमें लगता है गठबंधन बहुत ही हल्का है। जो थोड़ा सा भी अगर राजनीति के अगर जानकार होंगे तो जो आंकड़े बताते हैं, चाहे आप 2017 का विधानसभा चुनाव ले लें, 2019 का लोकसभा चुनाव ले लें, या आने वाला जो 2024 है, इन आंकड़ों के तहत अगर आप देखेंगे और विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है बहुत ही हल्की गठबंधन है। हमने कभी ये प्रयास नहीं किया क्योंकि हम गठबंधन ना होने दें, हम केवल यही चीज प्रश्न उठाते रहे जो कि जनता के सामने में सही तस्वीर पेश हो, यही हमारा प्रयास था और हमने इसी के ऊपर में प्रश्न लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है जो 2017 के अगर आंकड़े देखें
तो जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब कहते थे जो कि दोनों बबुआ इकट्ठे हुए थे, तो उस समय में विधानसभा के अंदर में आपने देखा जो किस तरह के आंकड़े थे। 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमटी हुई थी और मुझे लगता है 7 सीटों के ऊपर में कांग्रेस थी। यही 2019 के चुनाव में आपने देख रहे हैं आप, जो 17% मात्र समाजवादी पार्टी और 6% ये मात्र कांग्रेस का है। तो यही जनाधार पहले भी था और अभी भी है। 2017 में भी देखा विधानसभा में और 2019 में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव में हुआ था। तो मुझे लगता है 2024 में ऐसा समीकरण नहीं बन रहा है जिसमें इनकी तस्वीर बदल जाए। कांग्रेस का जो जनाधार है वो 6% के आसपास है। तो मुझे लगता है जो किसके ऊपर में कितना कौन भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो जनाधार है और जो जन आशीर्वाद है वो 2024 में आप देखेंगे जो भाजपा एनडीए के पक्ष में रहेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रह गई बात इस गठबंधन की, तो बहुत हल्की गठबंधन है मेरे हिसाब। ठीक है, कीर्ति निधि जी से मैं समझूंगी। कीर्ति जी, जयंत जो है वो आपका साथ छोड़ गए, जयंत साथ छोड़ गए और अब राहुल गांधी करीब आ गए हैं। क्या लगता है गठबंधन काम करेगा या फिर फ्लॉप हो जाएगा? क्योंकि लगभग नेशन वाइज देखा जाए और समझा जाए तो मात्र 3 ही राज्य बचे हैं कांग्रेस के पास और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का चैप्टर क्लोज है। पूजा जी, इंडिया अलायंस जब बनना शुरू हुआ था तो पूरे देश में तमाम विचारों का मतभेद भी आपस में, तमाम सीट शेयरिंग को लेकर के बयानबाजी भी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार एक बात कहती रही कि इंडिया अलायंस का मजबूत होना इस देश के लिए जरूरी है और उस क्रम में प्रयास भी होता रहा और अंततः उत्तर प्रदेश में भी अगर हमारा अलायंस हुआ, हमें लगता है बिहार में भी अलायंस हो जाएगा, आम आदमी पार्टी के साथ भी अलायंस हो गया। इंडिया अलायंस अपने सारे पार्टनरों के साथ कांग्रेस पार्टी पहल करके एक करके अलायंस कर रही है और अगर अलायंस से परेशानी न होती भारतीय जनता पार्टी को तो आरएलडी को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ती, नीतीश कुमार को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ती, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार में एकनाथ शिंदे, अजित पवार को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ती, जिसको ये बेईमान और भ्रष्टाचारी बता रहे थे। तो ये बताता है कि इंडिया अलायंस कहीं न कहीं मजबूती के साथ एकजुट हो रहा है, मजबूती के साथ लड़ना चाहता है, मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहता है और इस देश की तमाम समस्याओं को समेटकर जनता के बीच में इंडिया अलायंस है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हम पीडीए यात्रा के माध्यम से, पीडीए जन पंचायत के माध्यम से हर विधानसभा में छोटी छोटी पंचायतें करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों का बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा और असफलता से ही सफलता है। ये कह देना कि 17 में नहीं जीते, 19 में नहीं जीते तो 24 में कैसे जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कभी 2 सीट पे हुआ करती थी। ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, मैं आपके पास कीर्ति निधि जी वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए सभी से ओपनिंग रिमार्क ले लूं क्योंकि 2 मिनट का समय बचा हुआ है मिड ब्रेक पे जाने से पहले। अक्षय जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत ज्यादा तकलीफ में कांग्रेस इस समय होगी क्योंकि देखिए कांग्रेस के त्याग पर पूरा गठबंधन खड़ा है और त्याग के बाद सीटें आपके पास कम हो गई हैं। गठबंधन कितना कारगर साबित होगा इस पर भी सवाल है और सीटें, क्योंकि सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई और सीटों का आप क्या करेंगे? अक्षय जी, एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है और जिस तरीके से वो जब उत्तर प्रदेश में एंटर की है और जो जन सलाह उनको सुनने के लिए उभरा है और उसके बाद जब कल अखिलेश यादव जी यात्रा में जुड़े, जिस प्रकार से सपा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का काम किया है, मुझे लगता है ये गठबंधन बहुत ही मजबूत है और एक बहुत ही निर्णायक भूमिका आने वाले चुनावों में ये निभाने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है और सीट शेयरिंग जिस तरीके से हुई है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या दिल्ली की बात हो, हम दोनों जगह पे एक बहुत ही निर्णायक, पर पंजाब में हमारा गठबंधन नहीं हुआ है। वहां पे कांग्रेस पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और जो हमारा संगठन है वहां पे वो काफी मजबूत है। तो एक
चाहे किसी भी राज्य की आप बात करें, जहाँ-जहाँ पे गठबंधन हुआ है, उसमें हम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले हैं और गठबंधन जो है बहुत ही मज़बूती के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लगातार असर हो रहा है। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से योगी सरकार ने और मोदी सरकार की वजह से जो हमारा लोकतंत्र लगातार उस पे कुठाराघात किया जा रहा है, युवाओं के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है, चाहे वो पेपर लीक की बात हो। अभी आपने देखा होगा कि जो कांस्टेबल भर्ती थी उसमें पेपर लीक हुए एंड मौके पे पेपर को कैंसिल किया गया। तो युवाओं के जो न्याय की आवाज़ है वो हमारे नेता राहुल गांधी लगातार बुलंद कर रहे हैं और युवा इसमें चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसी भी ठीक है अक्षय जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना रिमार्क ओपनिंग रखा। और जब मैं वापस आऊंगी ब्रेक से तो निपुण जी के पास जाऊंगी और समझूंगी कि आखिरकार इन तमाम बयानों का लबो-लुआब क्या है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्वागत के साथ मेहमानों का रुख वापस से करेंगे। हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं। अक्षय सिंह हैं कांग्रेस से, निपुण हैं राजनीतिक विश्लेषक कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सपा से, और आर.के. मिश्रा बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हैं। और जैसा कि वादा था निपुण जी के साथ में वापस आऊंगी। निपुण जी, आपने ओपनिंग रिमार्क सभी का सुना, सभी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि गठबंधन बहुत मजबूत है और बीजेपी को पूरा भरोसा कि जीत तो उनकी ही सुनिश्चित है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 14 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने आज तक जीत दर्ज नहीं करी, उत्तर प्रदेश की 9 ऐसी सीटें जहां पर सपा ने आज तक जीत दर्ज नहीं करी, और कई सारी ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस ने आज तक जीत दर्ज नहीं की, और हालिया दिनों में कांग्रेस का समीकरण खराब हो गया है। वहां पर मौजूदा स्थिति और प्रवक्ताओं के बयान दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या नजर आता है आपको? देखिए, अगर हम पूरा देखते हैं 2014 का लोकसभा का चुनाव यूपी के अंदर या 2019 का आप चुनाव देखें तो लगातार आप देखेंगे बीजेपी का जो वोट परसेंट भी है और सीट भले डिक्रीज हुई हो लेकिन वोट परसेंट आपका बड़ा है। लेकिन उधर आप देखें सपा का प्रदर्शन कैसा रहा। 2014 में 5 सीटें, 2019 में 5 सीटें। बीएसपी की जहां 2014 में 0 सीटें थी, वहीं आपका 2019 में बीएसपी के पास 10 सीटें थी। कांग्रेस के पास आप देखें 2 सीटें, और 2019 में क्या थी, 1 सीट, और वो भी सीट किसकी थी, रायबरेली की। वहां भी कौन जीता था ये आप जानते हैं, और वो आज राज्यसभा के अंदर हैं। बिल्कुल। तो बात क्या है कि अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बीएसपी को साथ में लेकर आते और बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाता तो शायद कुछ संभावनाएं इस गठबंधन के लिए बनती। और देखिए, गठबंधन की हम बात करें कि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, सपा की बात करते हैं, आरएलडी, देखिए होता क्या है कि जब एक वॉर की तरह से स्थिति बनती है, यानी कि हम जब चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में हर पार्टी कोशिश करती है कि उसका गठबंधन क्या हो, मजबूत हो। और रही बात कि बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया, देखिए बीजेपी का जो गठबंधन करने का या पार्टियों को जोड़ने का, चाहे नीतीश कुमार जी की बात करें, आरएलडी की बात करें, ओम राजभर जी की बात करें, पटेल जी की बात करें, प्रिया पटेल जी की बात करें, देखिए बीजेपी ने टारगेट बहुत बड़ा रखा है इस बार। कहाँ पिछली बार 303 था, इस बार बीजेपी 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों की बात कर रही है। तो जब इतना बड़ा टारगेट होगा तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपना कुनबा क्या करेगी, बड़ा करेगी, और जो उसका प्रतिद्वंदी कुनबा है उसको कमजोर करेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ने के लिए करना, कल ऐसा ना हो कि हाथी कमल एक हो जाए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन संभावनाएं लोगों को दिखती है। और दूसरी बात देखिए क्या होता है कि जब हम इलेक्शन की बात करते, चुनाव की बात करते हैं, आप ठीक है, आप बीजेपी की आलोचना कीजिए, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने। निपुण जी, कुछ क्षणों के लिए आपको यहाँ पर मैं रोकूंगी। भारत मंडपम का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे हुए हैं। लोगों का हुजूम आपको भारत मंडपम में नजर आएगा। प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें भारत मंडपम की। प्रदर्शनी का अवलोकन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री कर रहे थे, अब फिलहाल मंच पर पहुंच चुके हैं। भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन है आज। तो आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधि सभागार में मौजूद हैं।
और कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री सभी को संबोधित करते भी नजर आएंगे। भारत मंडपम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा हमेशा से रहती है, भारत मंडपम पहुंचे हुए हैं और तमाम अतिथियों के बीच उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और जो कार्यक्रम की गति है वो आगे बढ़ रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। भारत टेक्स 2024। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और चर्चा का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्वागत के साथ रुख करेंगे मेहमानों का। आर.के. मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मिश्रा जी, देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। हालांकि दिल्ली में आप मीटिंग कर चुके हैं, पन्ना प्रमुखों पर आपका फोकस रहता है, वो मजबूती भी है बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस इस बार आपसे 2 कदम आगे है। 46 कोऑर्डिनेटर्स उन्होंने पहले से जो है नियुक्त कर दिए। 31 प्रत्याशी सपा उतार चुकी है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी बहुत पीछे नजर आती है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि हारी हुई सीटों पर आप प्रत्याशी पहले उतार रहे हो, क्या कहेंगे? आर.के. मिश्रा जी। जी जी जी। कांग्रेस का जो संगठन है वो जब कोई अवसर आता है तभी जाकर के आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो काम करते हैं। हमारा संगठन की जो हमारी मजबूती है वो हमेशा से ही रही है। कोई जरूरी नहीं कि आपका विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसी के मद्देनजर आप संगठन के ऊपर में काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात है, कांग्रेस को आगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निपुण जी से मैं एक इत्तेफाक रखता हूँ, जैसे उन्होंने एक मार्क्स दिया था, जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बेहतर होता अगर बीएसपी के साथ अगर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन करके, क्योंकि इसके आंकड़े हैं, निपुण जी को भी पता होगा, आप सबको भी पता होगा, 2019 के अंदर में जब बीएसपी के 38 सीटों पर लड़ी थी और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी, उस समय में बीएसपी 10 सीट लेकर के आई थी और समाजवादी पार्टी 5 सीट थे। और यही चीज कांग्रेस 67 सीटों पर जब लड़ी थी तो 1 सीट लेकर के आई। ये कहीं ना कहीं दिखाती है जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। दूसरी बात, ये अवसरवादिता जो है इन लोगों पार्टियों में, केवल अवसर आने के बाद ही गठबंधन करेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब ठीक है। इस बात का जवाब मैं अक्षय जी से लूंगी। अक्षय जी, अवसरवादिता का सीधा आरोप है कांग्रेस के ऊपर। अब आप क्या सोच रहे हैं? इतना सारा त्याग भी कर दिया और अवसरवादी होने का टैग भी मिल रहा है। देखिए, अगर मौजूदा दौर में कोई सबसे बड़ी अगर अवसरवादी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो विभिन्न प्रकार के दलों को तोड़ तोड़ के अपने साथ मिलाना चाहती है, एजेंसीज का प्रयोग करके, चाहे सीबीआई, ईडीआई के माध्यम से दबाव बनाकर वो लोगों को अपने साथ जोड़ती है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से पूरे देश में हमारा संगठन है, मजबूत संगठन है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, किसी भी राज्य की बात हो,
हम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ 2024 लेकिन जो वो चुनाव है मजबूती उसकी संगठन में क्यों नहीं नजर आती अक्षय जी? वो मजबूती संगठन में क्यों नहीं नजर आती? आपके जो वरिष्ठ हैं वो पार्टी छोड़कर जाने को तैयार रहते हैं, राहुल गांधी उन्हें समय नहीं देते। कनिष्ठों की बात छोड़ दीजिए, धरातल पर आज इतनी ज्यादा विश्वसनीयता कांग्रेस खो चुकी है कि कार्यकर्ता तक रैली में सिर्फ इसलिए जुड़ जाता है, चलो ठीक है कैमरे में आ जाएंगे कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद जब धरातल पर काम करने की बारी है तो उनका कहना यही है पार्टी डूब रही है, थोड़ी और डूब जाएगी। तो वो जो मनोबल है वो कहां से लाएगी कांग्रेस? देखिए, ये आपने जो कहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के ऊपर दबाव बना रही है, उनको अपने दल में शामिल कर रही है, पहले उन्हीं लोगों के ऊपर वो आरोप लगाते थे, चाहे वो अशोक चौहान जी की बात हो, जिनको उन्होंने शारदा घोटाले का इतना प्रचार और प्रसार किया, हेमंत बिश्व शर्मा की बात हो, चाहे वो अजीत पवार की बात हो, जिनके 70,000 करोड़ के घोटाले को ये उजागर करते थे, बाद में उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनाया। और अशोक चौहान जी को जैसे ही जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, अगले दिन ही उन्होंने राज्यसभा में भेजने का काम किया। तो भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्योंकि जिस प्रकार से अवसरवाद की ये राजनीति करते हैं और आर के मिश्रा जी, जिस प्रकार काउंटर की लोकतंत्र को कमजोर करने का ये काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी, मैं तो यही चीज कहता हूँ, कांग्रेस अपनी विचारधारा, अपनी पॉलिसी से बहुत भटक चुकी है और ये कांग्रेस को खत्म करना चाहिए। देखिए, जिसने भी इस कांग्रेस के नेता ने अपना जीवन ही कांग्रेस पार्टी को दे दी, चाहे आप ऊपर से आप गुलाम नबी आजाद जी प्रिंसिपल को ले लें, तो हमेशा से ही कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे और 40 साल 45 साल पूरा ही जीवन दे दिया कांग्रेस पार्टी को लेकर के। आज वही छोड़ करके चले गए। आचार्य प्रमोद जी का क्या कहना था? उन्होंने तो यही कहा था कि 1 साल से राहुल गांधी जी से समय मांगते, लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे। तो जो पार्टी के जो मुखिया है वो कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे और समय नहीं देंगे, वो आज हमें कह रहे हैं जो कि आपने उन पार्टियों तो सबके कार्यकर्ताओं को सम्मान बीजेपी देगी, यही कह रहे हैं ना सर? सबके कार्यकर्ताओं को सम्मान बीजेपी देगी। पूजा जी, नहीं मैं आप बता रहा हूँ, अब आपने कहा जो कि अभी कुछ दिनों पहले बीएसपी से कोई आया, थोड़े दिनों पहले कांग्रेस से कोई आया, कुछ दिनों पहले सपा से कोई आया, सबको सम्मान बीजेपी देगी। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ, देखिए कोई भी विचारधारा से, अगर आपके विचारधारा से, देखिए पार्टी में कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है। अगर विचारधारा के साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं, निश्चित तरह से सबका स्वागत है इसमें। ये भी तो इसी देश के निवासी है और कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा से भटक गए थे। अक्षय जी ऑन स्क्रीन आपको ऑफर दे रहे हैं आर के मिश्रा जी कि अगर विचारधारा सेम है तो आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं पूजा जी, निश्चित तौर पर। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपनी विचारधारा के साथ खड़ी है और लोकतंत्र की बचाने की जो लड़ाई है वो हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती कुछ है, चुनाव से पहले कुछ कहती है, चुनाव होने के बाद वो अपने किए वादों से मुकर जाती है। ठीक है, मैं कीर्ति निधि जी के पास जाऊंगी। कीर्ति निधि जी, आपका क्या कहना है? देखिए, इस बार बुआ का साथ नहीं है, क्योंकि बुआ और बबुआ पिछली बार साथ आए तो खेला खराब हो गया अखिलेश यादव का ही। इस बार बुआ तो साथ नहीं है, आपने आजाद समाज पार्टी को साथ में लिया है, कितनी सशक्तता मिलेगी सर? देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, आजाद जी हमारे साथ हैं और अभी उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जो आना चाहे उसका स्वागत है, हम उसको अपने साथ शामिल करेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कर रही थी अवसरवाद। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अवसरवादी कोई पार्टी देश के अंदर है क्या? उत्तर प्रदेश से ही शुरू करिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या क्या कहा, देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या क्या कहा, नीतीश कुमार जी के लिए अमित शाह जी ने क्या। ठीक है कीर्ति निधि जी, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ, भारत मंडपम का रुख एक बार फिर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाएंगे।
देवी और सज्जनों, आप सभी का भारत मंडपम में हो रहे भारत टैक्स में अभिनंदन। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल एक्सपो भर नहीं है। इस आयोजन के एक सूत्र से कई चीजें जुड़ी हुई है। भारत टैक्स का ये सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशंस के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं, ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है। मैंने भी भारत की पूरी वस्त्र यात्रा को दर्शाती एग्जीबिशन को देखा है। ये एग्जीबिशन दिखाती है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उसका सामर्थ्य कितना ज्यादा रहा है। साथियों, आज यहां टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आप भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी समझते हैं, हमारी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस से भी परिचित है।
यहां बड़ी संख्या में हमारे बुनकर साथी है, कारीगर साथी है, जो जमीनी स्तर पर इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं। कई साथियों का तो इसमें अनेक पीढ़ियों का अनुभव है। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, इनको आज के फैशन की डिमांड के हिसाब से कैसे अपडेट किया जाए, डिजाइन को कैसे नयापन दिया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। इससे न सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे, बल्कि लॉजिस्टिक उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर देश में बड़ी संख्या में रोजगार देता है। इसमें फार्म से लेकर एमएसएमई और एक्सपोर्ट तक अनेक रोजगार बनते हैं। इस पूरे सेक्टर में रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है।
परिधान बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं हैं और हैंडलूम में तो इससे भी ज्यादा है। टेक्सटाइल के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ति दी है। मैं ये कह सकता हूं कि बीते 10 वर्षों में हमने जो भी प्रयास किए उसने खादी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। इसके पहले लगातार थी चर्चा जारी, और चर्चा में जो लबोलुआब निकल करके आया उसमें आपको साफ तौर पर समझ में आया होगा कि सभी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन को विश्वास है कि जीत उसकी होगी, लेकिन बीजेपी की ये आस है कि राम नाम पर सवार होकर वो जनता के दिल को जीतेगी। और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस बाद खबरों का सफर लगातार जारी।